Hi friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics। आज के लेक्चर में जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगी सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये थ्योरीज डिस्कस करने का मेन मोटिव यही है कि हम जब भी बाद में माइलस्टोन डिस्कस करें तो वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। सो इसीलिए जो है वो आज मैं नेक्स्ट थ्योरी आपका डिस्कस करूँगी, सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। So, Sigmund Freud's psychosexual development theory, psychoanalytic theory या जो psychosexual theory है, it states that the mind is divided into two parts. Mind को two parts में divide किया गया है इस theory के according, that is conscious and unconscious. Conscious में क्या होता है? The part of the brain जो हमेशा हमें जो भी चीज़ों के रिगार्डिंग हम अवेयर होते हैं उस पार्ट को हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। एंड अनकॉन्शियस जो है वो पार्ट जिस चीज़ के रिगार्डिंग हम अवेयर नहीं हैं। सो द अनकॉन्शियस माइंड जिसमें वो इन्फॉर्मेशन है जिस चीज़ के रिगार्डिंग हम अवेयर नहीं हैं, सो वो जो अनकॉन्शियस माइंड है दैट हैज़ मोर इन्फ्लुएंस देन द कॉन्शियस ऑन द बेसिस ऑफ आवर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा जो बिहेवियर है वो उस टाइप का बिहेवियर, उस टाइप की पर्सनालिटी हमारी क्यों है? जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का इन्फ्लुएंस हमारी पर्सनालिटी के ऊपर पड़ रहा है। सो हमारे पर्सनालिटी जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं उनकी वजह से हमारी पर्सनालिटी और बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है रैदर देन कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग। ठीक, कॉन्शियस जो पार्ट है उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा जितना इन्फ्लुएंस जो वो अनकॉन्शियस माइंड का हमारी पर्सनालिटी और हमारे बिहेवियर पे पड़ता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द अनकॉन्शियस पार्ट जो बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, दैट अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ईड, सुपर ईगो एंड ईगो। द ईड पार्ट encourages us to seek physical satisfaction और gratification, you can say that। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, आपका सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है या न्यूट्रिशनल ग्रेटिफिकेशन है या कुछ भी, जो भी चीज़ करने से आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये ठीक है, मैंने इससे इंजॉय कर लिया तो वो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, अभी मैंने खाना खा लिया तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं सो गया तो मैं बहुत खुश हूँ। जिस भी चीज़ से आपको अच्छा लगता है आप वो कर रहे हो, तो वो करने के लिए आपको कौन एनकरेज कर रहा है? बेसिकली द ईड पार्ट ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड। देन सुपर ईगो promotes to do the moral things, not the one that feels the best। सुपर ईगो जो है वो हमें मॉरल थिंग्स, मॉरल वैल्यूज, बिलीव्स, जो चीज़ सही है उस चीज़ को करने के लिए कहती है, ना कि वो चीज़ जो हमें लगता है कि हाँ ये अच्छी है, हमें इससे करने से मज़ा मिल रहा है, वो चीज़ ना करके हमें जो चीज़ उस टाइम के लिए सुटेबल है, जो हमें उस टाइम पे उस सिचुएशन के हिसाब से करनी चाहिए, वो बेस्ट है, उस चीज़ के लिए हमेशा हमें सुपर ईगो गाइड करती है। देन व्हाट इज़ ईगो? द ईगो दैट balance between the id and superego, the id and superego, and deals with the external reality और our conscious self के साथ जो डील करती है, और हमें id और सुपर ईगो को बैलेंस करने का जो गाइडेंस मिलता है दैट इज़ फ्रॉम ईगो पार्ट। बेसिकली अगर हम एक सिंपल सा कुछ भी और एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एन इंडिविजुअल, हमें पता है कि हमें अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव करनी है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, मनी को अर्न करना है, तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ का कुछ मोटिव्स होते हैं। बट हमें क्या लगता है, नहीं कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कुछ नहीं है, अभी मैंने स्टडी की है, इतना स्ट्रेस मेरी लाइफ में था तो 2-3 साल में आराम कर लेता हूँ, फिर जाके कुछ जॉब के रिगार्डिंग कुछ सोचेंगे। तो वो क्या है? वो ईड है जो हमें कहती है कि अपना फिजिकल सेटिस्फेक्शन देखो, अपना खाओ पियो और मज़े करो। बट सुपर ईगो क्या बोलती है? वो हमारे मॉरल थिंग्स, हमारी मॉरल वैल्यूज़ हमें सिखाती है कि नहीं, हमने जो है वो अपना कैरियर ओरिएंटेड रहना है, हमने अपनी आइडेंटिटी, अपना नेम, फेम कुछ अचीव करना है अपनी इस लाइफ में, तो वो सुपर ईगो है। और आप इन दोनों में से किसकी सुनते हो, ईड की या सुपर ईगो की? दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन योर ईगो एंड दैट कंट्रोल मेक एंड बैलेंस इन बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो। Freud believed that id, ego, superego affect our personality, development and our individual behavior। क्वाइट ऑब्वियस है, हमारा बिहेवियर बनेगा ही वैसा। अगर हम ईड की ही बात सुनते रहेंगे फिर तो हम फिजिकल ग्रेटिफिकेशन के पीछे पड़े रहेंगे। अगर हम सुपर ईगो की बात सुन रहे हैं और अच्छी चीज़ें कर रहे हैं जो हमारी लाइफ और हमारे कैरियर और हमारी फैमिली के लिए अच्छी है, तो हमारी पर्सनैलिटी, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी।
Early childhood experiences involving relationships with parents and family and are stored in our unconscious mind. तो हमारा ये चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो चल रही है, इसमें जो बच्चे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं विद द रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स एंड द फैमिली, वो सब चीज़ें स्टोर हो रही हैं उनके अनकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि इतनी सब चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। तो वो अनकॉन्शियस माइंड की थिंग्स हमारे लेटर ऑन हमारी पर्सनैलिटी और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसकी कौन कौन से स्टेजेस हैं? फर्स्ट है हमारे पास ओरल स्टेज। इसका जो ड्यूरेशन है वो है बर्थ टू 18 मंथ्स ऑफ एज, और इसका जो प्लेजर जोन है दैट इज़ माउथ। ठीक है, तो इस एक एज ग्रुप में ये स्टेज होती हैं और प्लेजर जोन है माउथ, और बच्चे को माउथ के थ्रू ही ग्रेटिफिकेशन मिलती है, माउथ के थ्रू ही उसको सेटिस्फेक्शन होती है इस एक एज ग्रुप में। जस्ट क्योंकि बच्चे का ओरल स्टेज भी है और बच्चा ब्रेस्ट फीड भी करता है, तो ये एक ऐसा इस सिगमेंट फ्लूइड के अकॉर्डिंग जो ओरल स्टेज है वो इस एक एज ग्रुप में होती है, और उनका प्लेजर जोन जो है वो माउथ है। प्लेजर रिसीव्ड थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग और सकिंग पेसिफायर, इन सब के थ्रू बच्चे को जो है वो एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है। द मेन कंसर्न यहाँ पे क्या है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ द अर्जेस डोमिनेटेड बाय द ईड। ठीक है, तो ईड क्या है, बच्चे की ईड क्या है, वो अंदर से उसकी बॉडी क्या बोल रही है, मुझे और दो और दो और दो, ऐसे ही दो, और उसने अपने मुंह में हर टाइम डाल के रखना है। अब इट डिपेंड अपॉन द केयर गिवर कि वो बच्चे को किस तरीके का एनवायरनमेंट दे रहे हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके बिहेवियर को क्या ले रहे हैं। ठीक है, उन्हें क्या लगता है कि चलो ठीक है बच्चे को पेसिफायर दे दो, बॉटल मुंह में डाल दो, और एटलीस्ट क्राई नहीं करेगा और हम अच्छे से शांति से जिएंगे और अपना काम करेंगे जो भी है। ठीक है, तो उस मेंटालिटी के साथ वो क्या कर रहे हैं, बच्चा जो है वो इस स्टेज के साथ जो है वो उसको ओवर ग्रेटिफिकेशन दे रहे हैं। जितना नॉर्मली होना चाहिए उससे ज़्यादा वो बच्चा ओवर ग्रेटिफिकेशन उसको उस स्टेज से मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे बच्चे को वो चीज़ बैलेंस्ड फॉर्म में मिलनी चाहिए। ठीक है, ना कि वो अंडर ग्रेटिफिकेशन भी ना हो, ओवर भी ना जाए, एक नॉर्मल पैटर्न में रहना चाहिए जितना कि बच्चे की नीड है। अदरवाइज बच्चे जो है वो इस एक स्टेज के साथ फिक्स हो जाएगा। फिक्स इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि वो लाइफ लॉन्ग बॉटल फीड करता रहेगा, फिक्स इन द सेंस कि उसका अनकॉन्शियस माइंड में वो थॉट फिक्स हो जाता है रिगार्डिंग टू दिस स्टेज, और लेटर ऑन जाके जो है वो बच्चे का ऐसा पर्सपेक्टिव, ऐसी पर्सनैलिटी बनती है कि उसको वो ओरल ग्रेटिफिकेशन जो ओवर हो चुका था या अंडर रह चुका है वो उसको ग्रेटिफाई करने के लिए कुछ भी करेगा। दैट मे बी वो कुछ भी ओरल कंपल्सिव एडिक्शन की हैबिट्स में जा सकता है। दैट मे बी वो कुछ स्मोकिंग कर सकता है, ड्रिंकिंग कर सकता है, जिससे उसको ग्रेटिफिकेशन मिल रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि चाइल्डहुड में ज़्यादा ग्रेटिफाई कर दिया या बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो वो लेटर ऑन जाके उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही बन जाती है। इफ़ स्टिमुलेशन इज टू लेस or too high, it leads to fixation. As I told you, people with the fixation leads thumb sucking, overeating, beating fingernails, smoking, drinking, इस तरह की जो पर्सनैलिटी और बिहेवियर बड़े होकर बच्चे का बन सकता है। नेक्स्ट इज द anal stage from 18 to 36 month of age and pleasure zone is anus। ठीक है, नाम से क्लियर है, anal stage and then anus। यहाँ पे क्या होगा, बच्चे को जो भी ग्रेटिफिकेशन कुछ भी हो रहा है वो एनस के थ्रू हो रहा है। सो यहाँ पे बच्चे का जैसे ये एज ग्रुप ऐसा होता है कि जहाँ पे बच्चे को जो है वो हम बॉवल कंट्रोल, ये टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का मेन बॉवल जो ट्रेनिंग है उसकी बात हो रही है, कंट्रोल बॉवल्स एंड ब्लैडर एंड द ईगो स्टार्ट्स टू कंट्रोल द ईड। तो ये वही इनका चल रहा है आपस में, ईड ईगो एंड सुपर ईगो का। द कन्फ्लिक्ट इज रिटेंशन ऑन टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट्स। तो कन्फ्लिक्ट क्या राइज हो रहा है बच्चे का कि वो उसका जो रिस्ट्रिक्शन हो रही है टॉयलेट ट्रेनिंग हैबिट्स के ऊपर या जो भी है वो उसको वो एक नेचर उसका ऐसा होता है कि उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे जो है वो अपना जो स्टूल है वो पास नहीं करना, उसको वो रिटेन करना है। तो उसकी पर्सनैलिटी उस तरीके से हो जाता है, एनल रिटेंटिव और एनल एक्सपल्सिव। तो अगर बच्चे का एनल रिटेंटिव पर्सनैलिटी हो रही है वो ड्यू टू सम, कभी कभी पेरेंट्स खुद से नहीं चाहते कि बच्चा जो है वो एनल एक्सपल्सिव हो रहे या एनल रिटेंटिव रहे। कुछ एक रीज़न हो सकते हैं, बच्चे की डाइट के ऊपर डिपेंड करता है या बच्चे का स्टूल कैसा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब चीज़ों को लेके बच्चा एनल रिटेंटिव या एक्सपल्सिव नेचर का हो जाता है, और लेटर ऑन यही चीज़ें फिर उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को चेंज करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। सो एनल रिटेंटिव जो बच्चे हमारे पास होंगे जो स्टूल को रिटेन करते हैं, पास आउट नहीं करते हैं, सो वो जो होंगे हमारे पास चाइल्डहुड के जो बच्चे हैं हमारे पास, दैट पीपल विल ऑलवेज सीक ऑर्डर एंड टाइडीनेस। दीज पीपल आर परफेक्शनिस्ट। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको हमेशा चीज़ें एक ऑर्डर में रखनी है, टाइडीनेस होनी चाहिए और हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। इस तरह से उनकी एक पर्सनैलिटी निकल के आती है।
एंड एनल एक्सपेंसिव जो बच्चे होंगे जो स्टूल को रिटेन नहीं करते हैं, और जैसे भी उनको थोड़ा सा भी प्रेशर फील होता है बॉवल में, वो एकदम से स्टूल जो है वो पास कर देते हैं। सो वो एनल एक्सपेंसिव के जो होंगे इन फ्यूचर जाके दे मे बिकम एज अ मैसी एंड केयरलेस नेचर एंड दे यूजली डू नॉट शो अ ग्रेट डील ऑफ सेल्फ कंट्रोल भी उनके ऊपर नहीं होगा। और इस एक एज का जो टास्क जो बच्चे को अचीव करना चाहिए दैट इज टॉयलेट ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज फैलिक स्टेज, थर्ड स्टेज है। इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज एंड जो प्लाजा जोन है दैट इज़ जेनिटल जिसको हम फैलस बोलते हैं। एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस स्टेज के प्लेजर गेन फ्रॉम प्लेइंग विद द जेंटल ऑर्गन्स। ये बच्चों को ऐसा होता है कि वो अपना जो जेंटल ऑर्गन्स हैं उनको देखते हैं और उनके साथ प्ले करते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये ऐसा क्यों है, या उनको लगता है कि मेल में ऐसा क्यों है या फीमेल में ऐसा क्यों है। वो क्यूरियोसिटी जो उनकी इस एज ग्रुप में होती है जानने की, ड्यू टू दैट फैक्टर्स वो इन चीज़ों को ऐसे करते हैं। सो हमें एज अ बीइंग केयर गिवर और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, समझाएं कि ये जो इस टाइप का बिहेवियर है ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, कि खुद को एक्सपोज करना सबके सामने ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। तो ऐसे में हम बच्चों को प्यार से समझा सकते हैं या उसको किसी एक रूम में छोड़ सकते हैं ताकि वहाँ पे वो उस तरीके का उसको कुछ ऐसा बिहेवियर लग रहा है तो वो अकेला उनको छोड़ दो। ऐसा है कि हम उन्हें ज़्यादा भी स्टिमुलेट नहीं कर सकते कि हाँ बच्चे को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं बच्चा कर क्या रहा है, या वो उनको एकदम से डांट दिया या उनके ऊपर शाउट कर दिया सबके सामने। तो वो दोनों ही स्टेज में वही हो गया कि टू मच स्टिमुलेशन और टू लेस स्टिमुलेशन। तो वो दोनों ही स्टेज में बच्चा जो है वो इस चीज़ के साथ फिक्स हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ द फैलिक स्टेज इसमें अराइज हो जाएंगे। एंड इसमें क्या है, सेम वही चीज़ की ईड डिमांड्स ईगो ट्राइज टू सेटिस्फाई द ईड एंड सुपर ईगो ट्राइज टू इम्पोज द मॉरल चॉइसेस। Children begin to see their same sex parent as a rival for the affection of their opposite sex parent। बच्चों में क्या होता है, जैसे ये चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी कि जो गर्ल चाइल्ड है वो फादर की तरफ ज़्यादा अटेंशन देती है और जो बॉय है जो मेल चाइल्ड है वो मदर की तरफ ज़्यादा अटेंशन देते हैं। उनको अपोजिट सेक्स पेरेंट की तरफ जो है वो उनको लगता है कि एक अट्रैक्शन होती है। सो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बॉयज़ के केस में वो एडिपस कॉम्प्लेक्स और गर्ल्स के केस में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। गर्ल्स नहीं चाहेंगे कि उनकी मदर जो है उनके फादर के पास जाए, या बॉयज़ नहीं चाहेंगे कि उनके फादर जो है वो उनकी मदर के पास जाए। चाइल्ड गॉट फिक्सेटेड इन दिस स्टेट लीड टू सेक्शुअल डिविएंस और कन्फ्यूज सेक्शुअल आइडेंटिटी। जो बच्चे इस एक स्टेज के साथ फिक्स हो जाएंगे उनमें ये प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज द लेटेंसी स्टेज। ड्यूरेशन जो है वो 6 ईयर्स टू प्यूबर्टी ऑफ एज तक है। एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एज के, ओएडिपस एंड इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो अब रिजॉल्व हो जाएगा। जो फैलिक स्टेज में ज़्यादा था तो वहाँ पे वो ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी और वो अपने सेम सेक्स पेरेंट के साथ ज़्यादा खुश रहेंगे और उनका अपोजिट सेक्स में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। ईड ईगो सुपर ईगो सब वैसे ही चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। चाइल्ड मेक फ्रेंड्स एंड प्ले विद द सेम सेक्स चिल्ड्रन के साथ। अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ के साथ प्ले करना चाहेंगे और गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के साथ प्ले करना चाहेंगे, और अनकॉन्शियसली उनके जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो इस एक स्टेज के ऊपर रिप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द जेंटल स्टेज। ये एक प्यूबर्टी और लाइफ लॉन्ग तक जाएगा। ये जेंटल स्टेज लास्ट स्टेज होती है। प्लेजर जोन अगेन जेंटल्स ही हैं, और आफ्टर द रिप्रेशन जो सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो अब इस एक टाइम पे डोमिनेट हो जाएंगे और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं इंडिविजुअल्स में, हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, एंड टीनेजर्स डेवलप अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स इंडिविजुअल्स। So this is all about my today's lecture। सेगमेंट 5 का साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और यही ऐसी ही थ्योरीज ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।